गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हो। हम क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं। इस बुक का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम इसके दूसरे चैप्टर वन एवं वन जीव संसाधन पढ़ेंगे। वन को तो आप जानते ही हैं, जंगल, और वन जीव यानी जंगल में रहने वाले वनस्पति और प्राणी जाति। हम इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज इसके पहले पार्ट को शुरू करेंगे, जिसमें हम भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात की बात करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि भारत में कौन कौन से वनस्पति और जंतु लुप्त होने के कगार पर हैं। इनके श्रेणी के बारे में जानेंगे और वनों या वनस्पति के ह्रास के कारण क्या हैं, और जैव विविधता को कम करने वाले कारक को जानेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर की कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। जहाँ पर वनस्पति जात और प्राणी जात की बात होगी, वहाँ पर जैव विविधता की भी बात होगी। हम सभी जानते हैं कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम पृथ्वी है। यहाँ पर सूक्ष्म जीवाणुओं, बैक्टीरिया और जोंक से लेकर वट वृक्ष और हाथी तक करोड़ों जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्न हैं, परंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं, और ऐसा लगता है कि ये सभी जटिल जाल के द्वारा एक तंत्र में गुथे हैं। यानी ये पूरी आवासीय स्थल अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। जैव विविधता क्या है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। एक विशेष क्षेत्र या खास क्षेत्र में वनस्पति जात और प्राणी जात और उसके कई उपजातियां रहते हैं, उन्हें ही हम जैव विविधता कहते हैं। वनस्पति जाति का अर्थ होता है जितने भी पेड़ पौधे और उनकी प्रजातियां, और प्राणी जाति यानी जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर हैं उनकी प्रजातियां और उनकी भी उपजातियां। आप लोगों को जैव विविधता के बारे में यहाँ पर ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। चलिए अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अब हम भारत में वन्य जीवन और वनस्पति की उपजातियों को जानेंगे। विश्व में जितने भी जैव उपजातियां पाई जाती हैं, हमारे देश भारत में इन सारी उपजातियों का 8% संख्या यानी लगभग 16 लाख पाई जाती हैं। भारत की लगभग 81,000 वन जीवन उपजातियां यानी वनों में रहने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं, और लगभग 47,000 वनस्पति की उपजातियां पाई जाती हैं। वनस्पति उपजातियों में लगभग 15,000 उपजातियां ऐसी हैं जो भारतीय मूल की हैं, यानी स्थानीय हैं। अब हम भारत में लुप्त होने वाले जंतु और वनस्पतियों के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे वनस्पति और जीव जंतुओं का ह्रास या नुकसान हुआ है। ऐसे कई कारण हैं, जैसे शिकार करना, वनों की कटाई आदि। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। इन कारणों से कई वनस्पति और जीव जंतु लुप्त होने के कगार पर हैं, या इनके लुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। भारत में लगभग 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं, यानी लुप्त होने के कगार पर हैं, जैसे चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू आदि। ये सभी लुप्त होने के कगार पर हैं। इसी तरह पौधों में मधुका इंसिग्निस, जो महुआ की एक जंगली किस्म है। इसी तरह घास की एक प्रजाति है जिसका नाम है हुवर्डिया हेप्टनयोरो है। पौधे की ये दोनों प्रजाति लुप्त या खत्म होने के कगार पर है। इन सभी को आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे ये पहाड़ी कोयल है और ये जंगली चित्तीदार उल्लू। हकीकत में कोई भी नहीं बता सकता है कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। तो आइए हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। हम और आप तो इसके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं, इनके बारे में कोई संघ या संस्थान ही पता लगा सकता है। एक संघ है IUCN, जिसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ है। इस संरक्षण संघ के अनुसार प्राणियों को इन श्रेणियों में बांटा जा सकता है।
इसमें सबसे पहला है सामान्य जातियाँ। इस श्रेणी में ऐसे जाति को रखा गया है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ आदि। दूसरी जाति है संकटग्रस्त जातियाँ। ये वह जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। इनके लुप्त होने का मुख्य कारण विषम परिस्थितियाँ यानी ऐसी हालत या कारण पैदा हो जाती हैं जिससे बचना बहुत ही कठिन है। इस कारण इनकी संख्या कम हुई है। अगर ये सारे विषम हालत जारी रहती हैं तो इन जातियों का जिंदा रहना भी मुश्किल है, जैसे काला हिरन, गैंडा, शेर पूँछ वाला बंदर यानी ऐसा बंदर जिसका पूँछ शेर जैसा हो, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, संगाई यानी मणिपुरी हिरन आदि। इन्हें भी आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे ये काला हिरन, ये गैंडा, ये शेर पूँछ वाला बंदर, ये मगरमच्छ और ये जंगली गधा और ये संगाई। तीसरी जाति है सुबेद्य जाति। ये ऐसे जातियाँ हैं जिनकी संख्या तादाद दिन ब दिन घट रही है। अगर इनके शिकार पर या व्यापार पर सही तरीके से रोक ना लगाया गया, जैसे हाथी के दांत का व्यापार किया जाता है, इसलिए इनकी हालत अगर ऐसी ही रही और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी के डॉल्फिन आदि। इन सभी जातियों को आप इमेज में देख सकते हैं। ये देखिए नीली भेड़, ये एशियाई हाथी और ये डॉल्फिन मछली। चौथा जाति है दुर्लभ जातियाँ। हम इसके बारे में जानते हैं। इन जातियों की संख्या बहुत कम है। इनको प्रभावित करने वाले जो कठिन परिस्थितियाँ या हालात हैं अगर नहीं बदलती हैं तो ये जातियाँ भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं, जैसे चिड़ियाँ। पहले सुबह उठने पर हम सब चिड़ियों की चहचहाहट सुनते थे, लेकिन अब ये आवाज़ें बहुत कम सुनने को मिलती हैं, इसलिए भी संकटग्रस्त जातियों में आ सकते हैं। पांचवा है स्थानिक जातियाँ। ये ऐसे जातियाँ हैं जो हर जगह नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये किसी ख़ास क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और मिथुन आदि। ये मिथुन है जो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ये निकोबारी कबूतर और ये अंडमानी जंगली सुअर है। और छठा श्रेणी है लुप्त जातियाँ। ये ऐसे जातियाँ हैं जो लुप्त हो चुकी हैं। जब इनके आवासों पर इन्हें खोजा गया तो ये नहीं मिले, यानी ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश या देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही खत्म हो गए हैं, जैसे एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख। इसे आप इमेज में देख सकते हैं। ये गुलाबी सिर वाली बतख और ये एशियाई चीता। चीता को तो आप जानते ही हैं, ज़मीन पर रहने वाला सभी स्तनधारियों में सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी था। भारत में तो इस जाति को 1952 में ही लुप्त घोषित कर दिया गया था। अब हम वनों के ह्रास यानी नुकसान के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम अपने आसपास या चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि हमने प्रकृति को संसाधनों में बदल दिया है। हम सभी जानते हैं कि मानव यानी हम अपने फ़ायदे और विकास के लिए अधिक से अधिक वनों को काटते जा रहे हैं। वनस्पति जात का हमारी जीवन में बहुत महत्व है। ये हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र करना ही भूल जाते हैं और पर्यावरण के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसे भी पूरी नहीं करते, जिसके कारण इन वनों का ह्रास या नुकसान करते हैं। जैसे नंबर 1, अगर हमें व्यापारी लकड़ी, छाल और दवाइयों की ज़रूरत होती है तो हम इन सबको वनों से लाते हैं। इसी तरह रबर, जानवरों के लिए चारा, भोजन के लिए भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वनों और वन जीवन से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। नंबर 2, भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में हुआ है। उपनिवेश काल यानी जब अंग्रेज हमारे देश में आए और उन्होंने अधिक से अधिक रेलवे लाइनें बिछानी शुरू कर दी, कृषि और व्यवसाय को भी अपने फ़ायदे के लिए खूब बढ़ावा दिया, जिसके लिए वनों को काटा और वनों का खूब शोषण किया। नंबर 3, स्थानांतरित कृषि से भी वनों को नुकसान हुआ है।
स्थानांतरित कृषि को बहुत से इलाकों में झूम खेती भी कहते हैं। इसे स्लैश और वन खेती भी कहा जाता है, क्योंकि जनजातीय इलाकों में खासकर पूर्व, उत्तर और मध्य भारत में लोग खेती करने के लिए वनों को काटते थे और जलाते थे, फिर उस भूमि पर खेती करते थे। फिर उस भूमि की उर्वरता शक्ति अगर खत्म हो जाती थी तो दूसरे स्थान पर जाकर वनों को काटकर फिर से कृषि भूमि बनाते हैं। इस तरह की खेती से भी वनों को नुकसान हो रहा है। नंबर 4, बड़ी विकास परियोजनाओं से भी वनों को बहुत नुकसान हुआ है। मान लीजिए किसी स्थान पर नदी घाटी परियोजना लगाना है तो इसके लिए काफ़ी भूमि चाहिए। इसके लिए अधिक से अधिक भूमि को साफ करना पड़ता है, तो इसके लिए भी वनों की कटाई होती है। नंबर 5, वनों की बर्बादी में खनन यानी खोदाई ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहले खोदाई करने के लिए कोई स्थान चाहिए, जिसके लिए वनों को काटा जाता है। जब हम वनों को काटते हैं तो कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचता है। जैसे पश्चिमी बंगाल में डोलोमाइट का खनन शुरू हुआ, वहां पर एक बक्सा टाइगर रिजर्व है। इस खनन के कारण ये रिजर्व खतरे में है। भारतीय हाथी को भी इससे नुकसान हुआ है, जिससे वनस्पति जाति के साथ साथ पुरानी जाति का भी ह्रास हुआ है। नंबर 6, शिकार करना। जीव जंतुओं का शिकार करने और मारने से भी जानवरों की कमी होने लगी है और पुरानी जाति का ह्रास होता है। नंबर 7, औद्योगिक शहरीकरण अर्थव्यवस्था के कारण कई प्रकार की जहरीली गैस पर्यावरण में फैल जाती है, जिससे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सहन नहीं कर पाते हैं और वह मर जाते हैं, जिसके कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में एक औषधि पौधा पाया जाता है, जिसका नाम हिमालय यव है। ये चीड़ की तरह ही एक पेड़ है। इस पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से एक तरह का रसायन निकाला जाता है, जिसका नाम टैक्सोल है। इसका इस्तेमाल कैंसर मरीजों को उपचार के लिए किया जाता है। इससे जो दवाई बनाई जाती है, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाला कैंसर की दवाई है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जा रहा है, जिससे इस वनस्पति जाति को खतरा हो गया है। इसी कारण से हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो यव पेड़ पाए जाते हैं वे सब सूख गए। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पेड़ को बचाने के लिए नए नए यव पेड़ लगाए जाए, ताकि इसका प्रयोग भविष्य में किया जा सके। इन सभी कारणों को जानने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि वनस्पति या वनों का और प्राणी जात का ह्रास का सबसे बड़ा कारण मानव ही है। अब हम जैव विविधता को कम करने वाले कारकों को जानेंगे। जैव विविधता को मैंने अभी पढ़ाया था कि वनस्पति और जीव जंतुओं जहाँ पर रहते हैं उन्हें जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है वनों की कटाई। इससे वन जीव के आवास का विनाश हो रहा है, यानी जंगलों में जो जीव रहते हैं उनके आवास या रहने का जो स्थान है उनका विनाश हो रहा है, क्योंकि वनों का अधिक कटाई हो रही है, जिससे जो पक्षी पेड़ों पर रहते हैं उनका घर बर्बाद हो जाता है और जिन जानवरों का प्राकृतिक आवास रहता है उनका भी इससे आवास बर्बाद हो जाता है। दूसरा कारक है आखेटन, यानी जंगली जानवरों को मारना या शिकार करना। हमने आपको बताया था कि लोग जानवरों का अधिक शिकार कर रहे हैं। यह लोग अपने शौक़ और व्यापार के लिए जानवरों का शिकार करते हैं, जैसे काला हिरन, बारहसिंगा, हाथी आदि। हाथी के जो दांत होते हैं ये बहुत महंगे दामों पर बेचे जाते हैं, इसलिए शिकार करने से भी जैव विविधता में कमी आती है। जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में तीसरा कारक है पर्यावरणीय प्रदूषण और विषाक्तीकरण, यानी पर्यावरण को दूषित करना। हम सभी जानते हैं कि शहरीकरण के कारण अधिक से अधिक उद्योग लगाए जा रहे हैं और कल कारखानों की तादाद काफ़ी बढ़ती जा रही है, और इन कारखानों से जो जहरीले गैस निकलते हैं उनसे कई नाजुक कीट पतंगे या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सहन नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार जैव विविधता में कमी आती है। चौथा कारक है दावानल, यानी जंगलों में आग लगना। कभी कभी कुछ कारणों से जंगलों में आग लग जाती है, जैसे मनुष्य द्वारा खेतों में गैर कानूनी तरीके से आगजनी करना, या मनुष्य के द्वारा जलता सिगरेट या बीड़ी फेंकने से,
या जलता कचड़े को वनों में छोड़ने से आदि से आग लग जाती है। जंगल में प्राकृतिक कारणों से भी आग लग जाती है, जैसे गर्मी का बहुत होना या ज़ोर से बिजली चमकना, या जंगलों से जो बिजली के तार पार होते हैं उससे भी जंगलों में आग लग जाती है। आपने भी कभी पहाड़ों पर जंगलों में आग लगते हुए देखा होगा। इससे पेड़ पौधे तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही साथ कई कीट पतंगे आदि भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। पांचवा कारक है संसाधनों का असमान बंटवारा और असमान उपभोग। पर्यावरण प्रदूषण के लिए संसाधनों का अधिक इस्तेमाल करने से भी होता है। गरीबों के पास कम संसाधन होते हैं, इसलिए वह अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अमीर लोग के पास संसाधन और टेक्नोलॉजी की कमी नहीं रहती है, जिससे वे गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह हमारे देश में जैव विविधता की कमी हो रही है। आप सभी को ये बात मालूम होना चाहिए कि भारत में आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 ज़मीन जो जलमग्न यानी पानी में डूबी हुई थी वह सूख चुकी है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित है। मैंग्रोव क्षेत्र 40% लुप्त हो चुके हैं। जंगली जानवरों का शिकार और व्यापार के नज़रिए से कीमती पेड़ पौधे की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। अब हम जैव विविधता के विनाश के कुछ प्रभाव के बारे में जानेंगे। यानी अगर जैव विविधता है तो हम हैं, अगर ये नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। जैव संसाधनों का विनाश संस्कृति विविधता के विनाश से भी जुड़ा हुआ है। जैव विविधता के विनाश का सबसे अधिक प्रभाव गरीबों पर पड़ा है, क्योंकि ये गरीब लोग खाने पीने, औषधि या दवाई के लिए वनों और वन्य जीव पर निर्भर करते हैं। प्रतिदिन संसाधनों की कमी होती जा रही है। ऐसे में वैसी महिलाएं जो खुद ही जंगलों से अपने संसाधन लाती थी, अब उन महिलाओं को संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10-10 किलोमीटर से अधिक पैदल चलना पड़ता है, जिससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं घेर लेती हैं और साथ ही साथ वह अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पाती हैं। इस कारण से उनमें सामाजिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वन कटाई का परोक्ष या इनडायरेक्ट नतीजा बाढ़ है। यानी जब किसी क्षेत्र में बाढ़ आता है तो पानी की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ पानी की रफ्तार बहुत ही तेज़ होती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे हों तो पानी की रफ्तार में कमी होती है और बाढ़ से नुकसान उस इलाके में कम होता है। यानी पेड़ पौधे भी बाढ़ को नियंत्रण करते हैं। जब बाढ़ आती है तो गरीब तबके अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनका घर सामान सब बाढ़ में बर्बाद हो जाता है। इनके अपने खाने पीने के लिए भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वन कटाई के परोक्ष या इनडायरेक्ट परिणाम में एक सूखा भी है, क्योंकि अगर जंगल कटते जाते हैं तो वर्षा भी कम होगी, और अगर वर्षा कम होगी तो कृषि भी कम होगी और अनाज की कमी हो जाएगी, जिसका असर सबसे ज़्यादा गरीबों पर पड़ेगा। अनाज की कमी के कारण महंगाई बढ़ जाएगी। अमीर लोग तो महंगे दामों पर सामानों को खरीद लेंगे, लेकिन गरीबों के पास उतना पैसा भी नहीं होता है कि वह इन महंगे सामानों को खरीद पाएँ। ऐसी हालत में उन्हें बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरह आज हमने वनस्पति जाति और प्राणी जाति के लुप्त होने के कारणों के साथ साथ इनके विनाश से होने वाले प्रभाव के बारे में जाना। मेरे ख्याल से आपको सभी टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। अब अगले वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। थैंक यू।